अब देखते हैं कि ये न्यूटन सेकंड लॉ क्या है आपका। इसके पहले हम लोगों ने देखा कि मोमेंटम के बारे में, तो उम्मीद करते हैं कि आपको मोमेंटम अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो फिर भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि उसमें क्या प्रॉब्लम है, तो आपका उसका हल निकाला जाएगा। और इसके बाद देखते हैं कि न्यूटन का जो सेकंड लॉ है क्या है। देखिए ये बहुत समझने वाला चीज़ है, ये बहुत ईजी है, लेकिन इसमें जो कैलकुलेशन, जो मैथमेटिकल इसमें जो कैलकुलेशंस आएंगे, ये जो आपको दिखाना है, ये बहुत ज़्यादा थोड़ा सा उलझा हुआ है। तो आपको जो है पूरा गहराई में अपना पूरा कंसंट्रेशन यहाँ पे लगाना पड़ेगा। वैसे तो जो न्यूटन का जो सेकंड नियम है उसमें सिंपल यही बात कहा जाता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर आप कम फोर्स लगाइएगा तो उस पर कम इम्पैक्ट होगा, और उस ऑब्जेक्ट पे ज़्यादा फोर्स लगाइएगा तो ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। सिंपली तो यही बात है, लेकिन ये बहुत ही सिंपल हो गया। इसको जो है हम लोग क्लास 9 में है, थोड़ा सा सीनियर है, तो हम लोग को समझना पड़ेगा फिजिक्स के तरीके से। बाकी फिर भी यहाँ पर देखते हैं, सपोज करते हैं ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पर कम फोर्स लगाया आपने तो ये क्या हुआ, इसकी जो वेलोसिटी, अब देखिए क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, इस पर आप फोर्स लगाइएगा तो इसमें मोशन में आ जाएगा। ये फोर्स लगाइएगा तो क्या होगा, मोशन में आएगा। आपने इनर्शिया में ये पढ़ा था, फर्स्ट लॉ में भी पढ़ा था, फोर्स लगाएं मोशन में आया। तो इस पर हमने कम फोर्स लगाया तो ये मोशन में आया, और इसका फाइनल वेलोसिटी हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद हमने इस पे ज़्यादा फोर्स लगाया, क्या किया, इस पे ज़्यादा फोर्स लगाया। तो देखिए ज़्यादा फोर्स अगर हम ऑब्जेक्ट पे लगाएंगे तो ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। तो कितना हो गया इसका फाइनल वेलोसिटी, 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। अब आपने यहाँ पर देखा है कि कम फोर्स तो कम इम्पैक्ट, ज़्यादा फोर्स ज़्यादा इम्पैक्ट। समझ में आया कि नहीं, यही आपका न्यूटन सेकेंड लॉ। क्लियर है। लेकिन इसके डिफिनीशन के चलते हैं, और डिफिनीशन के तरीके से हम लोग देखते हैं कि इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा और क्या कहता है फिजिक्स, और कैसे इसको समझेंगे। ठीक है। इसमें बोलता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यहाँ पर दो चीज आपके सामने आया, क्या आया, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट और चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी, मतलब किसी बॉडी का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स का। क्या होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स का। यानी इस बात को अगर हम मैथमेटिकली अगर लिखना चाहें तो देखिए क्या बोलता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है। चेंज ऑफ वेलोसिटी आप कैसे लिखते थे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो वैसे ही चेंज इन मोमेंटम भी लिखेंगे हम लोग। तो चेंज ऑफ मोमेंटम अगर लिखते हैं तो चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। इसको कैसे लिखेंगे, मास इंटू वेलोसिटी होता है मोमेंटम, तो मास इंटू वेलोसिटी। देखिए इसी के ऊपर अगर लेते हैं तो इसका इनिशियल मोमेंटम और ये फाइनल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम में क्या हो जाएगा, मास इंटू वी फाइनल हुआ कि नहीं, और मास इंटू वी आई मतलब वेलोसिटी इनिशियल। क्लियर है। अब बोलता है ना, ये तो चेंज ऑफ मोमेंटम हो गया। रेट, मैंने बताया था कि रेट वर्ड जैसे ही आता है, ये रेट, द रेट ऑफ जो आता है उसका मतलब यही हो जाता है डिवाइडेड बाई टाइम। क्या आ जाता है, डिवाइडेड बाई टाइम। यानी कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो चेंज ऑफ मोमेंटम को किससे हम लोग डिवाइड कर देंगे, टाइम से। और ये जो इक्वेशन बना ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अप्लाइड फोर्स का। तो यही लिखा है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। मतलब यही चीज को हमें क्या करना है, शो कर देना है। वैसे तो हम लोग फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन पढ़े हुए हैं, ये तो हमें पता है, और यही इक्वेशन को हमें क्या करना है, मतलब दिखाना है कि कैसे आता है, ये कैसे प्रूव होता है, इसको समझना है। बाकी आप तो समझ गए कि कम फोर्स कम इम्पैक्ट, ज़्यादा फोर्स ज़्यादा इम्पैक्ट। समझ में आया कि नहीं। तो ये आपका क्या है, न्यूटन का सेकंड नियम। अब देखिए हम पहले देखते हैं कि फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे है चेंज ऑफ मोमेंटम का। क्लियर है कि नहीं। अब इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा,
ये जो है एक ऑब्जेक्ट है, इस पे हमने कम फोर्स लगाया। इनिशियली ये रुका हुआ था, रेस्ट में था, 0 इसका इनिशियल वेलोसिटी है। इस पे मैंने फोर्स लगाया, इसकी मास मैंने लिख दी है 2 kg, तो इसका फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड सिचुएशन हमने यहाँ पर लिया, देखिए फर्स्ट सिचुएशन सेकेंड सिचुएशन में हमने लिया कि अगर इस ऑब्जेक्ट पे ज़्यादा फोर्स लगाते हैं, मोर फोर्स अप्लाइड, तो ये इनिशियली 0 था, ये मास सेम मैंने रखा है, तो यही सेम मास का ऑब्जेक्ट जो है इसका फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। आपने ये दोनों चीज़ देख लिया यहाँ पर। अब देखिए ये दोनों सिचुएशन में हम चेंज ऑफ मोमेंटम निकालकर देखते हैं कि कम फोर्स में मोमेंटम क्या आता है, चेंज ऑफ मोमेंटम क्या आता है, और ज़्यादा फोर्स में चेंज ऑफ मोमेंटम क्या आता है। थोड़ा सा इसको देखते हैं, क्लियर है। अब देखिए चेंज ऑफ मोमेंटम फर्स्ट सिचुएशन में अगर हम निकालते हैं तो मास इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, तो आपका मास इंटू फाइनल वेलोसिटी कीजिए तो 5 2 जा 10 आ जाएगा, माइनस में 0 इंटू 2 0 हो जाएगा, यानी 10 kg मीटर पर सेकेंड आपका यहाँ पर आ गया। अब सेकेंड सिचुएशन में देखते हैं चेंज ऑफ मोमेंटम, तो 10 इंटू 2 मास इंटू फाइनल वेलोसिटी 10 इंटू 2 यानी कि 20 kg मीटर पर सेकेंड आपका यहाँ पर क्या आ गया, चेंज ऑफ मोमेंटम आ गया। तो आपने देखा कि सेकेंड सिचुएशन में अगर फोर्स ज़्यादा था तो 20 kg मीटर पर सेकेंड चेंज ऑफ मोमेंटम आया, और फर्स्ट सिचुएशन में आपका फोर्स कम था तो चेंज ऑफ मोमेंटम भी है जो कम आया है। इससे हम कह सकते हैं कि चेंज ऑफ मोमेंटम ज़्यादा होगा तो फोर्स ज़्यादा लगेगा तब होगा, और फोर्स कम रहेगा तो चेंज ऑफ मोमेंटम भी कम होगा। तो ये हम लिख सकते हैं ना, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज ऑफ मोमेंटम। अब देखिए यहाँ पर इससे देख सकते हैं कि ये फोर्स जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम का, या टाइम को ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, इसको ऐसे करके 1/t करके, ठीक है। तो ये फोर्स जो है किस तरीके से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम का, थोड़ा सा इसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, ये समझने वाली यहाँ पर ये बात है। क्रिकेट का भी देखें आप, क्रिकेट कोई भी प्लेयर क्या करता है कि कैच लेता है अगर, तो मान लीजिए ऊपर से जब नीचे की ओर बॉल आता है, तो आपने फ्री फॉल पढ़ा था वो मोशन वाले चैप्टर में कि जब ऊपर से कोई भी चीज़ नीचे आता है तो उसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ रही होती है। अब देखिए कि ऊपर से कोई भी बॉल नीचे आता है तो एक प्लेयर जो होता है उस बॉल को डायरेक्ट ऐसे कैच नहीं करता है, उसको क्या करता है पीछे की ओर खींचता है, क्या करता है बैक साइड में उसको खींचता है। आखिर इसके पीछे रीजन क्या है कि अगर कोई बॉल आपका ऊपर से इस तरह से आ रहा है, तो एक मान लीजिए कि प्लेयर है, ये इस बॉल को कैच लेने के लिए अपने हाथ को पीछे की ओर क्यों ऐसे खींचता है, रीजन क्या है। तो जो कैच लेने वाला है वो तो यही सोचेगा ना कि अगर ऊपर से कोई बॉल आए तो हम कैच ऐसा ले कि बॉल आराम से हमारी हाथ में एडजस्ट भी हो जाए, रुक भी जाए, और हमें ज़्यादा फोर्स हमारे हाथ पर ना लगे, यानी हमको ज़्यादा चोट ना लगे। सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं कि आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो होते हैं जो लॉन्ग जंप करते हैं, लॉन्ग जंप, तो वहाँ पर क्या करते हैं मिट्टी को ऐसे कोड़ देते हैं, मतलब कुदाल वगैरह से उसको ऐसे गड्ढा टाइप करके और मिट्टी को वहाँ पे लूज कर देते हैं ऐसे उसको खोन के, और वहाँ पर जो जंप करते हैं लोग तो उस जो मिट्टी कोड़ा हुआ है उसी के ऊपर जंप करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं कि मिट्टी ऐसे जो है मतलब कि गीला टाइप का होता है और ऐसे आके इस पर कूदते हैं तो इस तरह से फिसल के और आराम से गिरते हैं, उनको चोट नहीं लगता है। तो ये जो चीज़ें लोग करते हैं इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे सब न्यूटन सेकेंड लॉ है। देखिए इसमें क्या होता है, लोग अपने आप को चोट न लगे इसके लिए सब काम करते हैं, और चोट कब लगता है, जब ज़्यादा फोर्स लगता है। तो ज़्यादा फोर्स आपके ऊपर नहीं लगे इसके लिए लोग क्या करते हैं, न्यूटन सेकेंड लॉ का जो ये बताया गया चीज़ है इसको अप्लाई करते हैं। तो बॉलर क्या होता है कि ऊपर से जब कोई भी चीज़ बॉल नीचे की तरफ आता है, जब ऊपर से बॉल नीचे की तरफ आता है, अगर हम लोग अचानक उसको रोक लें और हाथ को पीछे ना दें, यानी कि कम समय में अगर बॉल को हम रोक लेते हैं, और देखिए वेलोसिटी तो जीरो होगा ही, बॉल ऊपर से आ रहा है और फाइनल वेलोसिटी आपके हाथ में लगेगा, रुकेगा, यानी कि फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगा।
तो वेलोसिटी को जीरो करने के लिए, बॉल को रेस्ट में लाने के लिए अगर हम डायरेक्ट ऐसे रोक लेते हैं तो हमें चोट जो है बहुत ज़्यादा लगेगा, यानी कि हमारे हाथ पर फोर्स जो है बहुत ज़्यादा लगेगा। लेकिन वही बॉल को हम पीछे की ओर ले जाते हैं, यानी कि कम समय नहीं, इस बार ज़्यादा समय देते हैं उसको रोकने में। क्या करते हैं, ज़्यादा समय देते हैं रोकने में, तो हमारे हाथ के ऊपर चोट कम लगता है, यानी कि फोर्स कम लगता है। तो इन एग्जाम्पल से हम यही समझ सकते हैं कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। देखिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, यानी कि समय ज़्यादा लगेगा बॉल को रुकने में तो फोर्स कम लगेगा, यानी कि चोट कम लगेगा, और समय कम लगेगा बॉल को जीरो होने में, वेलोसिटी जीरो होने में, यानी रुकने में, स्टॉप होने में, रेस्ट में आने में, तो आपके ऊपर फोर्स ज़्यादा लगेगा। यानी यहाँ पर उल्टा हो रहा है, टाइम कम फोर्स ज़्यादा, टाइम ज़्यादा फोर्स कम। तो इससे हम कह सकते हैं कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम। तो यही जो चीज़ है इससे बनता है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्लियर है? यहां तक आपको पूरी बातें समझ में आ चुकी है। अब देखिए इसके आगे हम क्या देखते हैं। अब यहां पर थोड़ा सा इसको हटा देते हैं और इसके बाद देखते हैं कि कैसे क्या होगा। इस चीज़ को हम साइड कर रहे हैं। तो आपने दो चीज़ देख लिया, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। अब इसके आगे हम इसको कैसे लिखेंगे, तो फोर्स इज इक्वल टू, अब देखिए जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उसको इक्वल में करेंगे तो एक क्या आएगा, कांस्टेंट टर्म आएगा। इसको हम लोग मास यहाँ से कॉमन है क्योंकि मास तो सेम ही है तो कॉमन ले सकते हैं, v माइनस यू अपॉन टी। हो गया कि नहीं ऐसे? ठीक है, ये एक आपके सामने सिचुएशन बन गया। आपको ही पता है कि ये v माइनस यू अपॉन टी जो होता है एक्सिलरेशन होता है, तो मास इंटू एक्सिलरेशन वापस आपके सामने आ गया। तो ये एक है और ये दूसरा चीज़ है। और ये के, ये सर के क्या होगा, तो के के बारे में आपको बता दें तो जो न्यूटन थे, जो हमारे उनको रिस्पेक्ट करते हैं, जो न्यूटन थे वो क्या करते हैं कि एक बार टेस्ट करते हैं और टेस्ट में 1 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं। कितने का? 1 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं और मास भी 1 रखते हैं, तो उनका एक्सिलरेशन भी कितना आता है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता है। जब सब चीज़ 1 आता है तो आपका के का वैल्यू भी कितना होगा, 1 होगा। अब के जो है कांस्टेंट है, के क्या होता है, कांस्टेंट होता है, यानी कि के कभी भी रखेंगे तो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यानी कि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सिलरेशन होगा। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सिलरेशन होगा। तो हम इससे कह सकते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू वी माइनस यू अपॉन टी। यही जो चीज़ है क्या है, न्यूटन का सेकेंड लॉ। आपको मैंने सब कुछ प्रूफ करके बता दिया कि किस तरीके से ये न्यूटन सेकेंड लॉ होता है, क्या होता है, एग्जाम्पल्स भी दिए, पूरा इक्वेशन आपको मैंने सब कुछ समझाया, ये प्रूफ भी किया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जो आएगा आपका इसका, उसमें हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन थर्ड लॉ के बारे में। ओके, बाय।